नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी ग्लोज डी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो इंडियन ज्योग्राफी की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी के जो भारत का सामान्य परिचय है उसका हमने टॉपिक डिस्कस किया था। हालांकि दुर्भाग्यवश हमारा वो वीडियो पूरी तरीके से अपलोड नहीं हो पाया था, डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मुझे वाकई बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप हमें इसी तरह सहयोग करते रहेंगे, हमें सपोर्ट करते रहेंगे। और साथ ही साथ आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। एक बात और दोस्तों, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, ये गारंटेड है कि इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, फिर आप कोई सा भी एग्जाम दे के देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ का पार्ट 2, भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको भारत का सामान्य परिचय, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो कि अपना क्या है, इंदिरा कॉल है, सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि अपना ग्रेट निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, वहाँ से भूमध्य रेखा की जो दूरी है लगभग 876 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जिसे हम गौर माता या गुहार मोता बोलते हैं, जो कि आपके गुजरात में है। सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू है या किवीथु भी बोलते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ तक की बातें हो गई थी। चलिए अब बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि आधार रेखा, आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। तो आखिर ये चीज़ें हैं क्या, ये टर्म्स हम क्यों यूज करते हैं? तो आप माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा गले में खराश है। तो चूँकि भारत का हमारा ये जो तट है, ये पश्चिमी तट हो गया और ये पूर्वी तट हो गया, ठीक है। ये तट से जो नदियाँ निकलती हैं, ये जो नदियाँ निकलती हैं, ये जो नदियाँ निकलती हैं, ये जो नदियाँ निकलती हैं इधर साइड से, जो पूर्वी, इसको हम पूर्वी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये अपना क्या है, ये अपना पूर्वी घाट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्वी घाट है, और ये अपना क्या हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। तो जो पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती हैं उनका फ्लो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो ऐसी स्थिति में जब ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो पूर्वी घाट क्या करती हैं, ये काट पीट देती हैं। मतलब कि वहाँ पे बड़े बड़े बंदरगाह, पत्तल इत्यादि चीज़ों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि जब ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद और मलबा लेके प्रवाहित होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे ये पूर्वी घाट, मतलब पूर्वी तट और पश्चिमी तट है, ये कटे फटे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ तक माने कि भारत का क्षेत्र, भारत का अधिकार, चूंकि ये बेटा क्या है, ये अपना बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। क्या है ये? बे ऑफ बंगाल। तो आखिर इस पूरे अथाह सागर में, इस अथाह सागर में भारत का हिस्सा कहाँ तक है, भारत का अधिकार कहाँ तक है? सेम इसी तरह अरब सागर है, अरब सागर में भारत का हिस्सा कहाँ तक है, भारत का अधिकार क्षेत्र कहाँ है? तो इसी चीज़ को नापने के लिए हमने एक काल्पनिक रेखा माना है जिसे हम आधार रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आखिर आधार रेखा क्या होती है और तट रेखा क्या होती है। चलिए देखिए, चूंकि भारत का जो लैंड एरिया है वो सभी जगह इक्वल तो है नहीं भाई, कहीं इकट्ठा, कहीं ज़्यादा फैला होगा, कहीं कम होगा। तो ऐसी स्थिति में हमने 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 भारत के सभी भागों को एक समान मिलाते हुए, भारत के सभी भागों को एक समान मिलाते हुए, चूँकि क्या है कि भारत का जो तट है वो कटा फटा है, ऐसी स्थिति में क्या है कि हमारा जो कुछ भाग अंदर है, कुछ भाग बाहर है, तो पूरे भाग को एक बराबर रेखा के द्वारा हमने दर्शाया, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, आधार रेखा बोल दिया। क्या बोल दिया? आधार रेखा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए कोई बात नहीं, इसको हमने आधार रेखा कर दिया, जो इसने जो भारत के सभी तटों को एक साथ मिलाती है, ठीक है। अब
सबसे गौर करने वाली बात यहीं पे है। इस आधार रेखा से, ये जो रेखा हमने खींची है, हम ये जो रेखा आपको दिख रही है, ये इस रेखा से, इस रेखा से, इस रेखा से हम सपोज डेट यहाँ पे एक लाइन इसको बताने के लिए खींचते हैं। इस रेखा से लगभग 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील की जो रेखा है, 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो भारत का क्षेत्र है। इसको हमने क्या बोल दिया? आंतरिक सागर। क्या बोल दिया? आंतरिक सागर। सॉरी माफी चाहता हूँ, इसे आंतरिक सागर ना बोल के इसे हम क्षेत्रीय सागर बोलते हैं। आंतरिक सागर, ये हमारा जो इसके बीच ये जो हमारी तट रेखा है और आधार रेखा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने बहुत सारी लाइन चीज़ दिया है। चलिए हम इसको फिर से बताते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये अपनी क्या है? आधार रेखा है। क्या हो गई? आधार रेखा हो गई। इस आधार रेखा और ये भारत का ये जो तट है, ये भारत का जो तट है, ये भारत का जो तट है, ये भारत का जो तट है, इस तट, भारत के तट और आधार रेखा, इसके बीच में जो भाग, जलीय भाग है, इसको हम बोलते हैं आंतरिक सागर। लिख लीजिए, क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या हो गया? आंतरिक सागर। ठीक है, ये अपना क्या है? आधार रेखा है और ये भारत का तट रेखा है। अब इस आधार रेखा से हम आंतरिक, ये तट रेखा की बात नहीं कर रहे हैं, इस जो हमारी आधार रेखा है, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल तक, ये जो 12 नॉटिकल मील है, यहाँ तक का ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये 12 नॉटिकल तक क्षेत्र है। हम यहाँ तक की बात नहीं करें, हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल माना है। भारत के आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील समुद्र में, जहाँ तक अपना 12 नॉटिकल मील तक का एरिया आएगा, उसको हमने क्या बोल दिया? क्षेत्रीय सागर। क्या बोल दिया? क्षेत्रीय सागर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इस आधार रेखा से ही 12 को 24 नॉटिकल तक, ये जो 24 नॉटिकल तक का एरिया है, ये जो एरिया है इतना, मतलब कि हमारी जो आधार रेखा, उस आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, उसको हमने क्या बोल दिया? अविच्छिन्न सागर। क्या बोल दिया? अविच्छिन्न सागर। आप लिख लीजिए, ये अपना कौन सा एरिया हो गया? अविच्छिन्न सागर। अविच्छिन्न सागर। ठीक है, और यहीं से आधार रेखा से 200 नॉटिकल तक, ये जो 200 नॉटिकल तक का एरिया है, इसको हमने क्या बोल दिया? अनन्य क्षेत्र। ठीक है, क्या बोल दिया? अनन्य क्षेत्र। इसके बाद का जो एरिया है बच्चों, ये एरिया अपना, इस पे लगभग सभी कंट्रियों का अधिकार है। ठीक है ना, लेकिन ये लगभग 200 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है, यहाँ पर भारत भी अपनी हिस्सेदारी व्यक्त करता है। ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक का पूरा अधिकार है भारत का। यहाँ पे किसी भी कंट्री का कोई अधिकार नहीं है। मतलब कि यहाँ पे अगर हमें फिशिंग करना है, कोई समुद्री संसाधन है, जो तेल के भंडार है, उन सभी पे अपना पूरा 100% अधिकार है। 24 नॉटिकल मील तक में क्या है कि हम दूसरे देशों के जहाज़ों को अपने यहाँ से आवागमन करवा सकते हैं, किंतु जो संसाधन है उस पर अपना ही अधिकार है। 200 नॉटिकल मील में भी यही कहानी है कि मतलब कुछ शर्तों के साथ हम उनको छूट दे सकते हैं, किंतु है अपना ही अधिकार। किंतु 200 नॉटिकल मील के बाद का जो एरिया है, उस पे दुनिया के लगभग सभी कंट्रियों का, मतलब कि जो भी उसके आसपास के सटे हुए देश रहेंगे या इस जल क्षेत्र के सटे हुए देश रहेंगे, उनका अधिकार माना जाएगा। तो ये बातें क्लियर हुई।
हमने आपको आधार रेखा बताया। आधार रेखा जो भारत के जो कटे फटे स्थलीय भाग है उनको मिलाने वाली रेखा को हम आधार रेखा बोलते हैं। आधार रेखा और तट रेखा दोनों के बीच में जो सागरी जलीय भाग है उसको हम आंतरिक सागर बोलते हैं। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक हम क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय सागर बोलते हैं। 24 नॉटिकल मील तक को अविच्छिन्न सागर बोलते हैं। 200 नॉटिकल मील तक को अनन्य अविच्छिन्न क्षेत्र बोलते हैं। और 200 नॉटिकल मील के बाद का जो हमारा क्षेत्रफल है उस पर लगभग जो संबंधित देश है उस जलीय क्षेत्र से उन सभी का अधिकार माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दे रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? हाँ, पहले तो आप जान लीजिए कि 1 मील बराबर क्या होता है। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलो मीटर। ठीक है, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। और 1 नॉटिकल मील क्या होता है? जो नॉटिकल मील होता है ये समुद्र की गहराई को नापने के लिए किया जाता है। समुद्र में जो आप लेंथ को नापते हो तो उसके लिए नॉटिकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि लगभग 1800 मीटर बराबर 1 नॉटिकल मील होता है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दें। ओके, जस्ट 1 मिनट। चलिए, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं जो भारत के तट हैं उनको क्या क्या बोलते हैं। जो अपना स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम है या जो भी यूपीएससी लेवल द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन एग्ज़ामों में ये मैच द कॉलम, उन एग्ज़ामों में ये मैच द कॉलम के रूप में पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये है अपना भारत का क्या है, गुजरात। क्या है, गुजरात। ठीक है, ये जो गुजरात है इसके तट को हम क्या बोलते हैं? जो तट का मतलब होता है किनारा। ये जो किनारा वाला भाग दिख रहा है आपको, जो किनारा वाला भाग आपको दिख रहा है इसी ये हमारा क्या है, तट है। अब चूंकि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के राज्य, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के वातावरण, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये जो भारत का गुजरात वाला एरिया है, ये जो गुजरात वाला एरिया है, गुजरात वाला एरिया है, इसके तट को क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, सौराष्ट्र। क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र तट, या फिर इसी को बोलते हैं काठियावाड़। क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट। गुजरात के तट को सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट बोलते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे अपना दमन एवं दीव है। ठीक है, क्या है, दमन एवं दीव है। तो यहाँ से लेकर ये जो दमन एवं दीव है, यहाँ से दमन एवं दीव से लेकर के यहाँ है अपना क्या है, गोवा है। ठीक है, गोवा। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया कोंकण तट। क्या नाम दे दिया, कोंकण तट। दमन एवं दीव से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को हमने क्या बोल दिया, कोंकण तट बोल दिया। ठीक है, गोवा में अपना एक भाग है मंगलुरु, तो वहाँ तक का जो अपना दमन एवं दीव से शुरू होता है मंगलुरु तक को हम क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ मंगलुरु यानी गोवा, यहाँ से लेकर अपना ये जो कर्नाटक है, बीच में अपना कर्नाटक भी थोड़ा सा पड़ता है, तो ये जो कर्नाटक वाला एरिया है, कर्नाटक वाला एरिया, इस तट को हम क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट या कनारा तट।
कनाडा तट भी बोलते हैं। और फिर बेटा ये जो अपना केरल वाला एरिया, ये केरल है, ये केरल है, इस केरल के तट को हम क्या बोलते हैं? मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। बेटा ये जो तट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये तट हमारा लैगून झीलों की प्रधानता है। लैगून झील क्या होते हैं कि जब कभी किसी कारणवश जो समुद्री पानी है वो स्थलीय भागों में अंदर तक आ जाता है और अवसादों के जमाव के कारण या किसी अन्य कारण से वहाँ पे झीलें बन जाती हैं जो खारे पानी की रहती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लैगून झील या पुलिन या अनूप झील या तो बैक वाटर या तो फिर पस झील भी बोलते हैं। तो जो हमारा मालाबार तट है वो लैगून झीलों की प्रधानता से युक्त है। ये तो हुआ हमारे पश्चिमी साइड के तट। अब पूर्वी साइड के तट की बात कर लेते हैं। तो ये जो पूर्वी साइड का तट है ये कलकत्ता, ये अपना जो कलकत्ता वाले एरिया है, ये जो कलकत्ता वाला एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हुगली तट। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुगली नदी प्रवाहित होती है। आगे जब हम आपको नदियाँ पढ़ाएंगे तो हम आपको विस्तार से बताएंगे, ठीक है। तो ये जो पश्चिम बंगाल वाला तट है उसको हम क्या बोलते हैं? हुगली तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुगली तट। फिर ये पश्चिम बंगाल से लेकर के ये जो उड़ीसा वाला एरिया है, उड़ीसा वाला एरिया है, उड़ीसा वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। आप लोग अक्सर बुकों में पढ़ते हो कि उत्तरी सरकार, तो ये वही उत्तरी सरकार है जो हमारा उड़ीसा का तट है, तो उत्तरी सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी सरकार। फिर उड़ीसा से लेकर के ये जो आंध्र प्रदेश वाला तट है, आंध्र प्रदेश वाला तट है, ये पूरा 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 यहाँ तक तमिलनाडु, ठीक है। इस तट को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट, ठीक है। यानी कि सौराष्ट्र तट, गुजरात वाला, फिर ये दमन एवं दीव से शुरू होता है आपके गोवा तक कोंकण तट, फिर गोवा से लेकर के कर्नाटक तक कन्नड़ तट, फिर कर्नाटक से लेकर के आपका ये पूरा केरल वाला यहाँ तक के मालाबार तट, जो कि लैगून झीलों से प्रधानता युक्त है, मतलब कि ज़्यादातर लैगून झीलें यहाँ पे पाई जाती हैं। आपकी वेम्बनाड वगैरह अष्टमुडी जो झीलें हैं ये सब यहीं पे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल की हम बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे हुगली नदी प्रवाहित होती है, इसलिए हुगली नदी के कारण इस तट को नाम दे दिया हुगली तट है। उड़ीसा के तट को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार बोलते हैं। और उड़ीसा से लेकर के ये पूरा तमिलनाडु तक कोरोमंडल तट बोलते हैं, जहाँ पे भारत में शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। पेपर में पूछा जाता है कि भारत में लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट पे होती है सबसे ज़्यादा। ये बात समझ में आ गई? चल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर नोट डाउन कर लीजिए। इरेज कर दूँ? चलिए इरेज कर दे रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं, भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये पूरा एरिया क्या है? बे ऑफ बंगाल है। क्या है ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और ये क्या है? अरेबियन सी है, अरब सागर है। क्या है ये? अरब सागर। तो बेटा ये आपका गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक और केरल। नोट डाउन कर लीजिए। गुजरात, ये गुजरात, फिर ये महाराष्ट्र, फिर ये गोवा, फिर ये कर्नाटक और ये केरला, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, 5 राज्य भारत के पूरब साइड पश्चिम साइड से भारत के समुद्री भाग को टच करते हैं। और इधर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु, ठीक है। यानी 4 राज्य इधर से, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। तो 4 राज्य इधर से और 5 राज्य इधर से। भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की
किसको टच करते हैं? समुद्री सीमा को टच करते हैं, जिसमें से गुजरात आपका सबसे ज़्यादा समुद्र तटीय वाला, यानी कि जो भारत का गुजरात राज्य है वो भारत का सबसे ज़्यादा समुद्र को टच करता है। कितना? लगभग 1600 किलोमीटर। बहुत बार पेपरों में आ चुका है बेटा, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, थोड़ा सा गले में खराश है, इसलिए आप लोगों को हालांकि अपने कंटेंट से ही लेना देना है। तो ये जो हमारा गुजरात वाला एरिया है ये भारत के सबसे ज़्यादा समुद्र को टच करता है। कितना? 1600 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है जो लगभग 1200 किलोमीटर समुद्र को टच करता है। मतलब आप अगर गुजरात जाते हो तो उसका पूरा 1600 किलोमीटर है जो समुद्र को टच करेगा, और आंध्र प्रदेश 1200 किलोमीटर दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। और बेटा अगर पूरा हम यूनियन टेरिटरी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी को मिला के बात करें तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो लगभग 1900 किलोमीटर क्षेत्रफल में समुद्री भाग को टच करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई अपनी क्या, तट रेखा को टच करने वाले राज्य, ठीक है। चलिए मिटा दो उसको बेटा। पेपर में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, आप इस वीडियो को तो कभी भी मत भूलिएगा, कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि बेटा आज हूबहू यही चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके पेपर में आ सकती हैं और पेपर में आई हुई चीज़ें ही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भारत के कुछ द्वीपों की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, इसको भी साफ कर दे थोड़ा सा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, आपका कौन सा द्वीप है? आलिया बेट द्वीप है। कौन सा बेट है? आलिया बेट, ठीक है। और यहीं पे आपका कौन सा सालसेट द्वीप है, ठीक है। कौन सा द्वीप है? ये यहाँ पे है अपना सालसेट द्वीप। इसी द्वीप में आपकी मुंबई शहर स्थित है। पेपर में पूछा जाता है कि भारत के किस द्वीप में मुंबई स्थित है, तो सालसेट द्वीप में स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं, ये है अपना भटकल द्वीप। ये है अपना भटकल द्वीप। कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? वो गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर में। कहाँ है? गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर में। कौन सा द्वीप? भटकल द्वीप, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं, ये है अपना पंबन द्वीप। कौन सा है? पंबन द्वीप, ठीक है। पिछली बार बेटा 2018-19 का पेपर में जो MPPSC का हुआ था उसमें यही पूछा था कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये आपका इस साइड में है पाक की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी दोनों के बीच में है पंबन द्वीप, ठीक है ना। चलिए आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये भारत के तमिलनाडु में है, जो कि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। और यहीं पे आपका रामेश्वरम द्वीप है जो जो एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, धनुषकोडी है, और एडम ब्रिज, एडम ब्रिज यानी होता है आदम का पुल। ऐसा माना जाता है किंवदंतियों के अनुसार कि भगवान राम जब लंका को जा रहे थे तो उस समय हनुमान जी और नल और नील के द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया था, ठीक है। हालांकि समुद्री लहरों के कारण वो जो पुल है वो कट छट गया है और कुछ हद तक पानी में भी डूब चुका है। तो ये आदम का जो ब्रिज है, एडम ब्रिज, वो यहीं पे स्थित है, ठीक है। फिर हम पूरब साइड की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे है जो अपना पश्चिम बंगाल में, ये है अपना न्यू मोरे द्वीप। कौन सा है? न्यू मोरे द्वीप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है बेटा। क्यों? क्योंकि इस द्वीप के लिए हमें अपना संविधान संशोधन करना पड़ा था, ठीक है। क्योंकि पहले हमारे संविधान में ये वर्णित था कि हम अपनी ज़मीन को किसी अन्य देश को नहीं सौंप सकते हैं, किंतु 100वां संविधान संशोधन के तहत हमने इस द्वीप को, चूँकि बांग्लादेश का द्वीप है, हमने बांग्लादेश को सौंप दिया, ठीक है।
हमारे कुछ द्वीप बांग्लादेश में थे तो हमने उन्हें अपने इसमें कब्जे में लिया, और जो हमारा ये न्यू मोरे द्वीप था इसको हमने बांग्लादेश को सौंप दिया 100वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसी को दक्षिणी तालापट्टी द्वीप भी बोलते हैं, जो कि आपके कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, इसे न्यू मोरे द्वीप के पास में ही पश्चिम बंगाल में ही अपना एक और द्वीप है जिसको हम बोलते हैं गंगा सागर। अक्सर आप लोग सुने होंगे कि एक धार्मिक तीर्थ स्थल है गंगा सागर। कहाँ पे है, तो ये गंगा सागर अपना यही पश्चिम बंगाल में ही है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर द्वीप है, पश्चिम बंगाल में, भारत का अधिकार है। ठीक है, एक धार्मिक तीर्थ स्थल है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं, ये है उड़ीसा। हम उड़ीसा में आ गए हैं। उड़ीसा में अपना एक द्वीप है, इसको हम बोलते हैं व्हीलर द्वीप। क्या बोलते हैं, व्हीलर द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप है ये उड़ीसा में, व्हीलर द्वीप है। इस द्वीप का जो रिसेंटली जो इसका नया नाम है उसको हम डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप भी बोलते हैं। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या है, तो वो है व्हीलर द्वीप है, और कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, अपना जो DRDO है वो अपना प्रक्षेपण केंद्र यहीं पे स्थापित किया हुआ है। ठीक है, व्हीलर द्वीप के पास ही। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब है ये अपना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की बॉर्डर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की बॉर्डर के पास है अपना श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा द्वीप है, श्रीहरिकोटा। ये है अपना श्रीहरिकोटा। व्हीलर द्वीप में किसका है, DRDO का, और श्रीहरिकोटा में क्या है, इसरो है। बेटा यहीं पे है इसरो का लॉन्चिंग पैड। ये से इसरो अपनी क्या करता है कि जो सैटेलाइट वगैरह है उनको लॉन्च करता है। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। कहाँ है, नेल्लोर जिले में है। ठीक है, कहाँ, इसरो का यहाँ पे क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके अलावा जो व्हीलर द्वीप है उड़ीसा में है, यहाँ पे DRDO का लॉन्चिंग पैड है, और यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप में इसरो का लॉन्चिंग पैड है। ये बातें क्लियर हुई। अब बात करते हैं आपके यूनियन टेरिटरी की, जिसमें हम आपके दो बड़े द्वीप की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की बात करते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। इरेज कर दूँ, चल इरेज कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब बात करते हैं भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है ना, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मैंने बोला भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। आगे हम बात करेंगे कैसे अलग है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम बात करते हैं। तो ये है अपना इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। बेटा आप समझने के लिए मैं ऊपर थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा कि ये वहीं पे है। ठीक है, बेटा ये जो मैं कुछ पॉइंटेड बना रहा हूँ, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, ये जो ये एरिया है, ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये है पूरा अंडमान। क्या है, अंडमान। ठीक है ना, इस अंडमान को बेटा हम कई भागों में पढ़ेंगे, क्योंकि अंडमान अपना छोटा सा तो है नहीं, इसलिए सुविधा के अनुसार अंडमान को हम 4 भागों में पढ़ देंगे। कितने भागों में, 4 भागों में। ये जो सबसे उत्तर में है इसको हम बोलते हैं उत्तरी अंडमान। ये अपना कौन सा अंडमान हो गया, तो ये हो गया अपना नॉर्थ अंडमान। ठीक है, कौन सा अंडमान, नॉर्थ अंडमान हो गया। ठीक, ये वाला है जो अंडमान का भाग है ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है,
फिर इसके बाद ये अपना मिडिल अंडमान है। कौन सा अंडमान हो गया? मिडिल अंडमान हो गया। ये अपना दक्षिण हो गया, साउथ अंडमान हो गया, ठीक है। और ये अपना हो गया लिटिल अंडमान, सबसे छोटा है, ये हो गया अपना लिटिल अंडमान। तो उत्तरी अंडमान सबसे बड़ा है, और यहीं पे बेटा अपना जो वो है क्या बोलते हैं, म्यांमार का जो कोको द्वीप है, आप एक चीज और लिख लीजिए, कोको द्वीप। म्यांमार और अंडमान, उत्तरी अंडमान के बीच में है कोको द्वीप। कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में है, ठीक है। अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम बोलते हैं सैडल पीक। क्या बोलते हैं? सैडल पीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया अपना सैडल पीक, आप लिख लीजिए। ये हो गया अपना क्या? सैडल पीक। कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। सैडल पीक अपना कहाँ है? उत्तरी अंडमान में है। फिर इसके बाद बात करते हैं, यहीं पे भारत का एक, इसी उत्तरी अंडमान के पास ही भारत में बेटा 2 ज्वालामुखी पर्वत है। कितने ज्वालामुखी पर्वत है? 2 ज्वालामुखी पर्वत है। एक का नाम है बैरन और एक का नाम है नारकुंडम। बैरन और नारकुंडम। बैरन जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कैसा? सक्रिय है। सक्रिय का मतलब होता है कि जिनसे हमेशा उद्गार होता रहता है, मतलब जिनसे जो अंदर का लावा और मैग्मा है वो हमेशा निकलते रहते हैं, उसको हम सक्रिय बोलते हैं। मतलब कि हमेशा कंटिन्यू से लावा बाहर आता रहता है, उसको हम सक्रिय बोलते हैं। और निष्क्रिय का मतलब होता है जिनसे कभी कभार हुआ होगा और वर्तमान में अब वो बंद है। मतलब कि अब वर्तमान में उनकी जो वेंट होती है, जो पाइप होती है ज्वालामुखी वाली, वो उसमें मैग्मा का जमाव हो गया और ठंडे होकर के उनसे अब मैग्मा का जमाव नहीं, अब मैग्मा का वो बाहर वो मैग्मा नहीं आ सकता है। इसे हम निष्क्रिय बोलते हैं। निष्क्रिय का मतलब होता है कि अब वो एक्टिव नहीं है, अब वो काम नहीं करेगा। तो भारत में 2 ज्वालामुखी पर्वत है, एक है नारकुंडम और एक है बैरन। बैरन कैसा है? सक्रिय है। आप जैसे आप इसको ट्रिक बना लो, ठीक है। तो जो बैरी होते हैं, बैरी यानी दुश्मन हमेशा एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? बैरन है। और जो निष्क्रिय है वो नारकुंडम है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये अपना मिडिल अंडमान, ठीक है। कौन सा अंडमान है? मिडिल अंडमान है। फिर इसके बाद ये अपना दक्षिणी अंडमान है। कौन सा अंडमान है? दक्षिणी अंडमान। और बेटा जो अपनी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पे स्थित है? इसी दक्षिणी अंडमान में स्थित है, इसी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है? उत्तरी, मिडिल, दक्षिणी कि लिटिल? तो आपका उत्तर क्या होगा? दक्षिणी अंडमान, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बात करते हैं। ये है अपना लिटिल अंडमान, ठीक है। क्या है अपना? लिटिल अंडमान। बेटा ये जो दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है, ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये जो गैप आपको दिख रहा है, इसको डंकन पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंकन पास। लिख लीजिए, आधे पेपर में पूछा जाएगा कि डंकन दर्रा या डंकन पास कहाँ है। तो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। पेपर में एक बार बेटा ये पूछा गया है कि डंकन पास किन 2 अंडमान के बीच में है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, ठीक है। अब ये तो हुआ अपना अंडमान वाला भाग, ये हुआ अंडमान वाला भाग। अब यहाँ से शुरू होता है क्या अपना? ये अपना निकोबार है। क्या है ये? निकोबार। बेटा जिस तरह अंडमान के भाग थे कि सबसे उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक उसी प्रकार निकोबार के भी कुछ भाग हैं। तो ये जो सबसे ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है, हाँ बेटा, ये लिटिल अंडमान और ये जो उत्तरी वो कार, इसको हम कार निकोबार बोलते हैं। आप लिख लीजिए पहले, ये है अपना कार निकोबार, जो कार चलाते हो ना वही वाला कार निकोबार। फिर ये है अपना इसको हम कार निकोबार हो गया, और ये हो गया अपना ग्रेट निकोबार,
क्या हो गया, ग्रेट निकोबार। ठीक है, चल, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। बेटा ये जो अपना ये जो बीच का खाली वाला एरिया है, लिटिल और कार इन दोनों के बीच में 10 डिग्री लाइन है। पेपर में पूछा जाता है कि 10 डिग्री अक्षांश किसके मध्य स्थित है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है किसके किसके मध्य स्थित है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। ठीक है, और यहीं पे बेटा एक द्वीप और है, कटचल द्वीप है। ठीक है ना, आप उसको मत ध्यान रखो, आप यहाँ पे ये ध्यान रखो कि संबेरो पास, यहाँ पे अपने पास और है, उसको बोलते हैं संबेरो पास कहाँ है, यहाँ पे कटचल द्वीप है और ग्रेट निकोबार। तो कटचल द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में क्या है, संबेरो पास है। ठीक है ना बेटा, 1 मिनट। चलिए, तो ये चीज़ें क्लियर हुई। और यहीं पे बेटा अपना ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार के बगल बीच में ही ये अपना ग्रेट निकोबार का ये जो सबसे सदर्न पॉइंट है, सबसे दक्षिणी भाग है, यही है इंदिरा पॉइंट। सोचो, ये है उत्तरी पॉइंट और ये है भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इसी को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर अपना ये इंडोनेशिया का एरिया शुरू हो जाता है, जो उसका सुमात्रा द्वीप आप सुने होंगे। तो सुमात्रा द्वीप बस यही पास में ही है, इंदिरा पॉइंट के पास में ही है सुमात्रा द्वीप। तो बेटा ये हमने आपको क्या बताया, जो हमारा निकोबार है और अंडमान है, इन दोनों हिस्सों को मैंने आपके बताया। आप इसको 2 से 3 बार अगर आपको ये चीज़ें तैयार करनी है, पेपर में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो बेटा आपको इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो देखना ही पड़ेगा। चलिए, अब बात करते हैं हम अपने लक्षद्वीप की। ये है अपना लक्षद्वीप। ठीक है, ये अपना लक्षद्वीप है लगभग यहाँ पे। हाँ बेटा, ये जो अपना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 250 द्वीप यहाँ पे है। ठीक है, लगभग 250 द्वीप। कुल कितने छोटे बड़े द्वीप मिला करके कुल यहाँ पे 250 द्वीप है। और जो ये अपना लक्षद्वीप है, यहाँ पे लगभग 36 द्वीप है। कितने द्वीप है, 36 द्वीप है। ठीक है, एंड्रोट मिनिका वगैरह सब इसी साइड में यहीं पे है। ये अपना किस में स्थित है, ये पूरा अपना क्या है, अरब सागर है। तो अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है ना, अरब सागर का हम बात कर रहे हैं, अरब सागर की। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो यहाँ पे लक्षद्वीप है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के लगभग 36 द्वीप स्थित है। और बेटा सबसे खास बात ये है कि जो अपना लक्षद्वीप है वो एक प्रकार का प्रवालों से निर्मित द्वीप है, मतलब कि मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप है। आपको हम बताएंगे कि मूंगा क्या होती है, प्रवाल क्या होती है, इसको हम कोरल रीफ भी बोलते हैं। तो आखिर कोरल रीफ क्या होती है, जब हम आपको ओशिनोग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको कोरल के बारे में विस्तार से बताएंगे। आपको सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना है कि कोरल द्वीप कहाँ है, कोरल से निर्मित, मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप भारत का कौन सा है, तो वह लक्षद्वीप है। ये बात क्लियर हुई। चल, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कुछ चीजें। लक्षद्वीप और मिनिका, लक्षद्वीप और मिनिका, इसके बीच में कौन सा है, ये कौन सी रेखा हमने खींच दी है, ये हमने एक रेखा खींच दी है, लक्षद्वीप और मिनिका, इसके बीच में हमने खींच दिया 9 डिग्री अक्षांश, 9 डिग्री अक्षांश। और बेटा यहाँ पे अपना एक समुद्र का अपना पड़ोसी देश है, श्रीलंका के बाद दूसरा सबसे नजदीक जलीय पड़ोसी देश कौन सा है, वो है मालदीव। कौन सा है, मालदीव। तो लक्षद्वीप और मिनिका के बीच में 9 डिग्री अक्षांश
और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा है? 8 डिग्री अक्षांश है। 8 डिग्री अक्षांश किसके किसके बीच है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री अक्षांश है। 10 डिग्री कहाँ है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। तो बेटा ये 3 डिग्री मतलब कि 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और 23.5 डिग्री ये अपने पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको विशेष ध्यान रखेंगे कि 8 डिग्री लाइन किसको किसको डिवाइड करती है। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, जो 8 डिग्री लाइन है वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। 9 डिग्री लाइन किसको अलग करती है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। 10 डिग्री किसको अलग करती है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद मिटाते हैं। इरेज कर दूं? चल अब बेटा कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं सीमा से लगे हुए देश, पड़ोसी देश, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, चलिए इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि उसमें आपको बाकायदे और अच्छे से चीज़ें समझ में आए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम और कोई चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। तो कुछ फैक्ट लिख लीजिए, चलिए नोट डाउन करिए। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 6100 किलोमीटर। वन मिनट बेटा। हाँ तो माफी चाहता हूँ। हाँ, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर है। तट रेखा, ये जो तट रेखा, ये तट रेखा इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तट रेखा की वो है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। और ये जो छोटे मोटे ये जो द्वीप है, इन द्वीपों को मिला करके द्वीप सहित तट रेखा ये कितना है? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। ये जो टोटल स्थल है, ये यहाँ से ये पूरा क्या है? ये स्थलीय भाग है। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तट, ये जो तट है, ये भारत के जो तट है, इन तटों की रेखा कितनी है? कितनी लेंथ है? 6100 किलोमीटर। और द्वीप से जो तट रेखा है वो लगभग 7500 किलोमीटर हमारा टोटल भाग है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब कुछ सीमाओं की बात कर लेते हैं जो कि भारत की सीमा को हमारे पड़ोसी देशों से अलग करती है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रेड क्लिफ लाइन की। ये है अपनी रेड क्लिफ, ये है अपनी रेड क्लिफ, ये है अपनी रेड क्लिफ। इधर क्या है? पाकिस्तान, ठीक है ना। और ये भारत। तो बेटा भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में, ये जो दोनों के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है? रेड क्लिफ खींची गई। कब खींची गई? जब हमारे देश का विभाजन हो रहा था 15 अगस्त 1947 को। रेड क्लिफ एक व्यक्ति का नाम है, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसके आधार पे हमने भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमा को अलग अलग कर दिया,
ठीक है ना। एक व्यक्ति थे, उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत की सीमा कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए और पाकिस्तान की सीमा कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। तो उन्होंने एक रेखा का सुझाव दिया था कि यहाँ से भारत की बाउंड्री बना दी जाए। तो कब बनाई गई? तो 1947 में। किसके किसके बीच स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन स्थित है। फिर बात करते हैं चाइना की। तो ये है बेटा अपना शिमला। क्या है ये? शिमला। शिमला में ही अपना एक सम्मेलन हुआ था। तो 1914 में शिमला में भारत और चीन दोनों के बीच मैकमोहन, एक व्यक्ति का नाम है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिन्होंने भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का सुझाव दिया था। ठीक है ना। तो 1914 में भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई। कौन सी रेखा खींची गई? मैकमोहन रेखा। का किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच में। बेटा ये है यहाँ पे अपना बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में अपना त्रिपुरा। तो चूंकि बेटा बांग्लादेश आपको पता ही है कि बांग्लादेश को पहले हम क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। ठीक ना। तो यहाँ से भी भारत की रेखा को, भारत की सीमा का निर्धारण किया गया था। तो भारत की त्रिपुरा और बांग्लादेश दोनों के बीच में एक जीरो लाइन खींची गई थी। उस रेखा को क्या बोलते हैं? जीरो लाइन की रेखा है जो भारत और बांग्लादेश की सीमा, भारत की त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को निर्धारण करती है। ठीक है ना। तो जीरो लाइन किसके बीच स्थित है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। ठीक है। और त्रिपुरा ही भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूरी तरीके से तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कितने ओर से? तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बेटा ये था अपने भारत का सामान्य परिचय भाग 2। इसके बाद हम एक भाग इसका और लाएंगे जो बची हुई चीज़ें हैं, जो ताकि आपके पेपर में कोई भी चीज़ आप मिस करके ना हो। तो इसलिए हम एक पार्ट इसका और बनाएंगे। आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे द्वारा ये जो सीरीज शुरू की गई है, आप इसको 2 से 3 बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए, जब भी आप हमारे लिए वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और एक इसी ऊर्जा के साथ मुझे आगे का वीडियो बनाने के लिए भी एनर्जी मिलती, मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और सारे वीडियो भी बनाऊँ। ठीक। हालांकि पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने मुझे ज़बरदस्त सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जो सीरीज ज्योग्राफी की चल रही है, इसका तीसरा भाग लाएंगे जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के जो बचे हुए फैक्ट हैं उनको भी कवर कर लेंगे, ताकि हमारे कोई से भी एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।